हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज से हम लोग 11th क्लास का एक चैप्टर है आपका अलजेब्रा का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आइए स्टार्ट करेंगे। और इस सेशन का टारगेट हमारे ये है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे इन अ वन वीडियो। मतलब एनसीईआरटी पूरी आपकी एक वीडियो में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे आपको, और पूरा आपको विद कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। परमुटेशंस। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, पहले परमुटेशन की मीनिंग समझिए आप। तो परमुटेशन का सिंपल सा मतलब होता है, आगे चल के भी आपको बताएंगे, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सेलेक्ट भी करना है और अरेंजमेंट भी करनी है आपको। इंट्रोडक्शन करते हैं। बिफोर गोइंग टू डिस्कस परमुटेशन, लेट अस टू लर्न लीम टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब इस चैप्टर में जाने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है। ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन थ्योरी ऑफ परमुटेशन। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इधर देखिए। सपोज करिए ये आपको कोई रेलवे स्टेशन है, कोटा। ये आपके पास यहाँ पे कोई एक रेलवे स्टेशन है, जयपुर। और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है आपका, दिल्ली। आपके पास कोटा से जयपुर जाने के लिए 3 ट्रेन अवेलेबल हैं। ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3। एंड जयपुर से दिल्ली जाने के लिए आपके पास 4 बसेस अवेलेबल हैं, जिनके नेमिंग है आपके B1, B2, B3 एंड B4। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आपको कोटा टू दिल्ली जाना है, कहाँ से जाना है, कोटा टू दिल्ली जाना है, अब हाउ मेनी विजेस टू रीच कोटा टू दिल्ली, अब आप क्या कहेंगे। हो सकता है हमने ट्रेन 1 ले लिया हो, ट्रेन 1 के साथ आप क्या ले सकते हैं, बस 1 ले सकते हैं, बस 2 ले सकते हैं, बस 3 भी ले सकते हैं एंड बस 4 भी ले सकते हैं। ट्रेन 2 के साथ भी आप बस 1, बस 2, बस 3, बस 4 एंड सिमिलरली आप ट्रेन 3 के साथ भी बात करिए। अगर आप ट्रेन 3 से गए हैं कोटा से जयपुर, तो बस आप कौन कौन सी ले सकते हैं, बस 1, बस 2, बस 3 एंड बस 4। तो टोटल आप काउंट करिए तो कितने वेजेस हो गए, 4 4 4। टोटल कितने वेजेस आ गए पास आपके पास, 12 वेजेस। बट ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार हम ऐसा काउंट कर पाए। हर बार सपोज करिए यहाँ पे 10 ट्रेन हो गई, यहाँ पे 15 बसेज अवेलेबल हो गई। ठीक। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, इसको हम लोग बॉक्स मेथड से लेके जाते हैं। इधर ट्रेन और बसेस, कितनी ट्रेन अवेलेबल थी आपके पास, 3। बसेस कितनी अवेलेबल थी, 12। अब देखिए कोई भी एक्स, कोई एक ऐसा इवेंट है जो ए और बी से कंबाइंड होकर चलता हो, कंबाइंड होने के बाद कंप्लीट हो रहा हो। एक्स इवेंट हमने कहा आपको कोटा से दिल्ली जाना है, और आपका ट्रेन और बस दोनों से कंबाइंड होने के बाद ये एक्स इवेंट आपको कंप्लीट हो रहा था। ठीक है। तो इस केस में आप लगाते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इस केस में क्या करते हैं आप, 3 × 4, और फाइनल आंसर कितना है आपके पास, 12। ठीक है। यही अगर सिचुएशन अगर हम चेंज कर दें, सपोज करिए आप जयपुर में है, जयपुर में है आप प्रेजेंट टाइम पे, अचानक से आपको पता चलता है कि जयपुर में ब्लास्ट होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, आप या तो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे या फिर कोटा की ओर। अब आपको यहाँ से निकलना है, मूव करना है जयपुर से। आप हाउ मेनी वेजेस से मूव कर सकते हैं यहाँ से, या कोटा जाएंगे या तो दिल्ली जाएंगे, यही तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, या आइदर आर कोटा जाएंगे और दिल्ली जाएंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई दो इवेंट है बट आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। आपस में कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोटा आप कितने तरीके से जा सकते थे, ट्रेन आपकी 3 अवेलेबल थी, तो 3, बसेस कितने, 4। तो 3। अब देखिए यहीं पे, यही यहाँ पे भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही लगाएंगे आप।
ट्रेन कितनी थी अवेलेबल आपके पास? 3। बसेस कितनी अवेलेबल थी? 4। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा आप बताओ? यहाँ पे आपका एडिशन लगेगा। 3 + 4 = क्या? 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन तब आप लगाते हैं जब ए और बी इवेंट में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली इवेंट होते हैं। आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि कभी भी आइदर आर की सिचुएशन होती है तो वहां पे हम लोग प्लस करते हैं, एंड की सिचुएशन होती है तो वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप क्लियर हो गया। अब ये चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक बार और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हमने प्रोडक्ट रूल बताया। प्रोडक्ट रूल मीन्स इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एम वेज, कोई भी एक ऑपरेशन है एम वेज से परफॉर्म हो रहा है, कोई अनदर ऑपरेशन है वो आपका एन वेज से परफॉर्म हो रहा है। परफॉर्मिंग, ठीक है, corresponding each performance of first operation, then two operation in succession can be performed in m into n ways। अब देखो इधर आपको हमने यही एक्सप्लेन किया हुआ है इधर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो हमने आपको यही एक्सप्लेन किया कि जयपुर टू कोटा लिया था ना। ठीक है, m into n ways we can extend this principle finite number of operation। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फाइनाइट के लिए बात करें, इफ इन के ऑपरेशन द फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एन वन, सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एन टू, थर्ड ऑपरेशन एन थ्री, फोर्थ ऑपरेशन एन फोर, केथ ऑपरेशन एन के, देन के ऑपरेशन इज सक्सेशन, देन एन वन एन टू एन थ्री एन फोर। सपोज करो आपको यहाँ से जाना था कोटा से और आपको जाना होता प्रयागराज तक, कुछ ट्रेनें अवेलेबल थी, कुछ बसेस अवेलेबल थी, कुछ टैक्सी अवेलेबल थी, कुछ स्टेशन पे आपको रुकना भी था। तो उस केस में भी आपको ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए ये इवेंट को तो लेना था ना साथ में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझिए, ये आपके पास यहाँ पे कोटा था, ये जयपुर था, ये दिल्ली था। अगर हमने आपसे ये कहा यहाँ से 3 ट्रेन अवेलेबल हैं, जम्मू से दिल्ली के लिए 4 बसेज अवेलेबल हैं, अगर आप कोटा टू दिल्ली जा रहे हैं तो ये आपस में कनेक्टेड है, मतलब जयपुर होके जा रहे हैं ना आप। एंड की सिचुएशन है, एंड की सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जयपुर में ब्लास्ट होने वाला है या तो आइदर आप कोटा मूव करेंगे, आइदर आप दिल्ली मूव करेंगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या लगाते हैं? एडिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। ठीक है, लेट अस सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखिए इधर एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। चलिए देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी में सेम इसी टाइप में एक एग्जांपल था आपके पास। कोई एक मैन है जिसके पास 2 डिफरेंट कलर पैंट है एंड 2 डिफरेंट कलर की शर्ट्स हैं। द नंबर ऑफ वेज दैट कैन सेलेक्ट अ पेयर, वन पैंट एंड वन शर्ट, 2 into 2 4। सिंपल सा मतलब है आपके पास। आप खुद सोचो कि सपोज करिए आपके पास लेट द पैंट बी, तो पैंट थे वो हमने P1 एंड P2 ले लिया। ठीक है, एंड शर्ट बी S1 एंड S2। अब पॉसिबिलिटीज बताओ आप ऐसा भी हो सकता है कि आप पैंट वन के साथ शर्ट वन डाल के आ रहे हो, पैंट वन के साथ शर्ट टू डाला हो, पैंट टू के साथ शर्ट वन डाला हो, या फिर पैंट टू के साथ शर्ट टू। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी आप बताइए कितने हो गए? सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझो, इधर इधर आपके पास पैंट अवेलेबल थे, शर्ट अवेलेबल थे। पैंट कितने अवेलेबल थे? 2। शर्ट कितनी अवेलेबल है? 2। पैंट और शर्ट तो एक साथ वियर करेंगे ना आप। एंड की सिचुएशन है, और एंड की सिचुएशन में आप क्या करते हैं बताइए? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 2 क्या आंसर आ गया आपके पास? 4। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं एक। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन अ सेल्फ देयर आर 3 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक, 2 डिफरेंट फिजिक्स बुक, 1 केमिस्ट्री बुक। आई स्टूडेंट कैन सेलेक्ट मैथमेटिक्स बुक, आप फिजिक्स बुक एंड केमिस्ट्री बुक। कितने पेजेस से? सेम वही देखिए। ठीक है, लेट द मैथमेटिक्स बुक M1 एंड M2
एंड फिजिक्स बुक P1 एंड P2 एंड केमिस्ट्री बुक C1 एंड केमिस्ट्री बुक एक ही थे आपके पास C1 है। अब आप देखो सिंपल, आप इतना भी नहीं करने जाना, तो एक बार मैं पूरा करके भी दिखा दूंगा आपके पास। मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हम्म मैथ की 3 बुक अवेलेबल हैं, फिजिक्स की 2 बुक अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री की 1 बुक अवेलेबल है। अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंड की सिचुएशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्टूडेंट कैन सेलेक्ट मैथमेटिक्स बुक, फिजिक्स बुक, केमिस्ट्री बुक इन इतने वेजेस। ठीक है, एक बार पूरा भी हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज करिए दिस सिलेक्शन आर, कैसे सिलेक्शन ले सकता है। हो सकता है मैथ्स की बुक M1 रखा हो, फिजिक्स 1 C1, M1 P2 C1, M2 P1 C1, M2 P2 C1, M3 P1 C1, M3 P2 C2। आप ऐसे भी आंसर देखिए 6 था, उससे भी आंसर आपका 6 था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो आपके मल्टीप्लिकेशन पे एग्जांपल थे। आइए एडिशन प्रिंसिपल पे एग्जांपल करते हैं, जो हमने आपको एग्जांपल दिया था। आप एक बार फिर से समझिए एडिशन। हमने कहा अभी आप कहाँ पे हैं, जयपुर में हैं। ठीक है, जाना कहाँ है आपको, दिल्ली। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, कोटा से। हमने आपको एग्जांपल दिया कि जयपुर से दिल्ली के बीच में कितनी बसेस अवेलेबल हैं, 4 बसेस अवेलेबल हैं। कोटा से जयपुर के लिए 3 ट्रेन अवेलेबल हैं। आपको अचानक से ये पता चलता है कि जयपुर में ब्लास्ट होने वाला है, आप तुरंत मूव करेंगे आइदर दिल्ली और कोटा। आप जैसे मूव करेंगे तो आप बताइए आप कितने तरीके से मूव कर सकते हो। या तो आप 4 बसेस लेंगे, या फिर 3 ट्रेन अवेलेबल है आपके पास। या तो आप ट्रेन लेंगे या फिर बस लेंगे। और ट्रेन और बस तो आप कितने तरीके से जा सकते हैं, 3 और 4 मीन्स आइदर आर की सिचुएशन में हमेशा आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इसी को आइए एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। इफ an operation can be performed m ways and second operation can be performed n ways, ठीक है, then either of these two operations can be performed independently in the principal use of infinite number of operation। इस प्रिंसिपल को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप या मेल या टेलीग्राम, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप लिंक से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। We can extend this principle to a finite number of operation also। चलिए, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन वही हो गया, कोई ऑपरेशन A1 से, सेकंड ऑपरेशन A2, थर्ड ऑपरेशन A3, के nth ऑपरेशन AN। तो आपने क्या किया, सभी को क्या कर देना है, एंड। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। सेम वही उसी टाइप में एक क्वेश्चन है। अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था, 3 different mathematics book, 2 different chemistry book, the number of ways to select 1 book of any subject, either mathematics or chemistry। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया, आप देखो इधर आपके पास 3, आपके पास किसकी बुक है, मैथ्स की। 2 बुक्स किसकी है, केमिस्ट्री की। ठीक है, आइदर मैथ सेलेक्ट करो और आप केमिस्ट्री सेलेक्ट करो। कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 5 वेज से। एक बार आइए हम पूरा अरेंजमेंट भी दिखा देते हैं आपको। Let the mathematics book be named M1, M2, M3 and chemistry book be C1, C2। तो आप क्या कहेंगे, हाउ वी आर सेलेक्ट 1 बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट। आप खुद से सोचिए, 3 बुक आपके पास मैथ्स की है, 2 बुक आपके पास केमिस्ट्री की है। आप ये बुक कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए आंसर। आंसर आपके सामने लिखा है 3 + 2 क्या, 5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं परमुटेशन की। अब तो ये सिंपल आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था। ठीक है, परमुटेशन में देखिए क्या कहते हैं, ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट which can be made by taking some or all finite numbers at a time is called permutation। मीनिंग क्या हुई, पहले मतलब समझाते हैं हम आपको। सपोज करिए आपके पास 1 2 3 4 5, ये आपके पास n ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे या n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे।
इनमें से 3 ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम लेना हुआ आपको, सपोज करो 1 2 3 ले लिया आपने, ठीक है। आप ये 5 में से 3 कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, मीनिंग ये हुई। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज करिए हमने आपको 3 अल्फाबेट्स दे दिए, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमुटेशन, लीनियर एंड सर्कुलर परमुटेशन। तो सबसे पहले हम लोग कौन से परमुटेशन की बात करेंगे? फर्स्टली वी डिस्कस लीनियर परमुटेशन। तो लीनियर परमुटेशन में देखिए क्या कहेंगे। सपोज करिए आपके पास a permutation is said to be linear permutation if the object are arranged in a line or row. A linear permutation is simply written as a permutation या अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं आप परमुटेशन को। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल में हम ये दे रहे हैं, the linear permutation formed by taking two things at a time A B C। जैसे आपके पास ये 3 अल्फाबेट्स दे दिए, हमने आपसे कहा इनको 2 एट अ टाइम आप कितने तरीके से ले सकते हैं। आप कहेंगे हम ए बी भी ले सकते हैं। गेस करिए एक बार आंसर कितने तरीके से। आप क्या ले सकते हैं? ए बी, या ए बी को रिवर्स बी ए सी सी ए बी सी एंड सी बी भी आप ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन यहाँ पे काउंट करिए, देखिए कितने हैं आपके पास? 6, ठीक है। The linear permutation formed by taking 2 digits at a time from this set 1 2 3 4। सेम ऐसे आप बताइए। 2 एट अ टाइम की बात करें, अभी केवल हम काउंट करके बता रहे हैं, आगे चल के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ठीक है। इसी पे देखो हम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा था हम लोगों ने, इसमें आप कैसे करेंगे? टोटल डिजिट कितनी अवेलेबल? 3 3। 2 एट अ टाइम लेना है ना आपको, 2 एट अ टाइम, मतलब जो डिजिट यहाँ पे आपने ले लिया, ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकेंड बॉक्स है, 2 का बनाना था। यहाँ पे 3 में से कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते हैं। जो अल्फाबेट ले लिया यहाँ पे वो दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए। इनटू का केस है, कितना आंसर बनेगा? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, द लीनियर परम्यूटेशन एट अ टाइम, ठीक है। 2 डिजिट एट अ टाइम। देखिए डायरेक्ट करने का अभी मैं एक बार पूरा कंप्लीट भी करके आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट देखिए कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 4। 2 डिजिट का मतलब आप खुद से सोचो, ऐसे बोला गया 1 2 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है टेकिंग 2 एट अ टाइम लेना है। तो अब बताओ पहले प्लेस पे कितने तरीके से आप ले सकते हो? फर्स्ट प्लेस पे आप 4 वेजेस से कोई भी एक भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो डिजिट यहाँ पे आ चुका है, आप बताओ, जैसे यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, टेकिंग एट अ टाइम, दो दो बार, जैसे 1 1 तो आप ले ही नहीं सकते इस डिजिट को 2 बार। तो पहले प्लेस पे आप कोई भी डिजिट लेने की पॉसिबिलिटी कितनी है आपके पास? 4। सेकेंड प्लेस पे जो डिजिट आ गया वो रिपीट नहीं करेगा, और इन दोनों डिजिट को कंबाइन करके एक नंबर फॉर्म हो रहा है। दिस मीन्स 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अब ये एक बार पूरा अरेंज करके भी आपको दिखा देते हैं। पहला नंबर आप देखिए 1 2 2 1 एंड दिस शो ऑन, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। कितने अरेंजमेंट हो गए आपके टोटल? टोटल नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन क्या बन गया आपके पास? 12, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या है आपका? द परम्यूटेशन इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। कैसे? कई बार आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया, परम्यूटेशन का मतलब ही होता है कई बार आप पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको क्या करेंगे आप? देन अरेंज करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है आपका? देखिए इधर सिलेक्शन, ठीक है। एंड सेकेंड प्रोसेस क्या है? अरेंजमेंट। परम्यूटेशन की मीनिंग यही होती है, पहले सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। इन द फर्स्ट स्टेज वी सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड इन सेकेंड स्टेज वी अरेंज द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट ऑर्डर। In permutation, the order of the object in which they are arranged is important. Permutation में order of important, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे अगर आपने ए बी लिख दिया और बी ए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ए बी और बी ए सेम है, ठीक है ना। ऑर्डर आपको ये मैटर करता है, मतलब कहीं पे 2 3 लिख दिया तो 3 2, ये ऑर्डर पहले ऑर्डर पे 2 है, यहाँ पे पहले ऑर्डर पे 3 है। तो परमुटेशन में ऑर्डर आपका मैटर करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
लेट अस सी वन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन। तो यहां से समझिएगा आगे। देखिए इधर नोट पॉइंट, अभी आप देखिए क्या करते हैं, जो आपने ऑब्जेक्ट लिए थे उसको हमने दे दिया एन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एन है, टेकिंग आर एट अ टाइम है। जैसे एग्जांपल में हमने क्या कहा था, आपके पास 1 2 3 4, ये 4 नंबर है ना, टेकिंग एट अ टाइम कितना ले रहे हैं आप, आर इक्वल टू 2, टेकिंग एट अ टाइम अगर 2 ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। आगे चल के इसी फॉर्मूले को हमने नाम दिया कैसे, एन पी आर से इसे नाम देते हैं। तो ये बन गया आपका पी एन आर, या इसी को लिखा जा सकता है एन पी आर। ठीक है, यहाँ पे जो आर की वैल्यू ले रहे हैं आप, वो ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए। एन कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, आर पी कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एन पी जीरो की वैल्यू वन है बाई कन्वेंशन। ठीक है, परमुटेशन ऑफ सिमिलर थिंग। आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट नहीं होगा परमुटेशन में। क्लियर है सभी को? ठीक है, सिमिलर थिंग का मतलब ये हो गया कि सिमिलर थिंग की पहले मीनिंग समझिए अभी आप। ठीक है, जैसे आप एक वर्ड ले लीजिए, क्या, इलाहाबाद। अब यहाँ पे देखिए ए कई बार रिपीट किया आपका, तो सेम थिंग भी दिख गई ना आपको। जैसे एज एग्जांपल की बात करें, फैक्टोरियल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले डिसिमिलर थिंग की बात करनी, फिर सिमिलर थिंग की बात करेंगे। फैक्टोरियल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो फैक्टोरियल का सीधे सीधे मतलब है, कहीं पे अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई कराइए, और 5 फैक्टोरियल को आप कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, ऐसे कहीं पे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 को आप कहाँ तक लेके जाएंगे, 4 3 2 into 1 तक लेके जाएंगे आप। एन फैक्टोरियल का मतलब ही होता है आपका एन, एक कम करिए n-1, अगेन 1 कम करिए n-2, अगेन 1 लेस करिए n-3, कहाँ तक ले जाएंगे, 1 तक। A continued product of n natural number is called factorial। क्या बोलेंगे, the factorial is denoted by किससे, n factorial and is defined as follows। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये हमेशा ग्रेटर देन, और कुछ ऐसा होता है। इसकी मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करिए कहीं पे 6 फैक्टोरियल लिखा है, तो 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे लेके जाइए, 6 into 6 - 1 क्या, 5 फैक्टोरियल। चलिए नोट पॉइंट एक देखिए, एन फैक्टोरियल का मतलब वही हमने बताया, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है आपका। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने और आगे इसको लेके जाना चाहते हैं, 5 पे आप नहीं रोकना चाहते तो आप 4 फैक्टोरियल तक लेके चले जाइए। पहले क्या लिखा था एन, फिर n-1, n-2, आपको इसके आगे भी लिख लेना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखे n-1, n-2, एक और पीछे ले जाइए n-3 फैक्टोरियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं इस पे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे आपको 4 फैक्टोरियल निकालने के लिए कहा गया तो आप 4 3 2 1 तक लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आंसर, 24। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल बोला गया, 6 फैक्टोरियल में 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 6 5 4 3 2 1, 720। अब आइए, अभी जो हमारा टॉपिक का नाम था परमुटेशन और डिसिमिलर थिंग, वो समझाते हैं आपको। देखिए इधर एक थ्योरम है जो भी हमने किया था, एन एंड आर पॉजिटिव इंटीजर, एन पी आर जो भी हमने आपको दिखाया था, एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। इसकी मीनिंग्स, इसका प्रूफ देखते हैं ये ना। एन पी आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर ब्लैंक प्लेसेस। सिंपल सा मीनिंग है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, टेकिंग आर ब्लैंक प्लेसेस में फिल करना था। ये इधर देखिए, इधर इधर दिखा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए समझिए यहाँ पे, कंसीडर आर ब्लैंक प्लेसेस इन ए रो एज शोन बिलो। यहाँ पे देखिए आर प्लेसेस आपको स्लो हो रहे हैं, जिसमें से कितने स्पेसेस अवेलेबल हैं, आर। द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस कैन बी फिल एनी वन ऑफ द एन थिंग, सेकंड कैन बी
दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। कैसे? n-1 से n-2 से n-3 से, ऐसे। ठीक है। टू फिल सेकेंड ब्लैंक स्पेस n-1 है, सेकेंड ब्लैंक एन। देखिए मीनिंग मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे अभी वही एग्जांपल लिया था 1 2 3 4। अगर आपको 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, सिंपल मीनिंग में। पहले प्लेसेस पे अगर आपके पास, आप बताओ 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, ब्लैंक स्पेस कितने हैं आपके पास? 2 ब्लैंक स्पेस है। पहले स्पेस पे आप कितने तरीके से ले सकते हैं? 4। सेकेंड स्पेस पे 3। ठीक है। तो आपका आंसर कितना बना? 4 × 3। फाइनल आंसर क्या आ गया? 4 × 3 = 12। ठीक है। तो बस यही आपकी कहानी है, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया। सिमिलरली द थर्ड ब्लैंक स्पेस n-2 फोर्थ है। और ऐसे ही आते आते कहाँ तक लिखा जाता है? आर। इसको हम लोग इस मेथड से ना बोल के आगे चल के हम लोग बोल देंगे बॉक्स मेथड, इसी को बोलेंगे। और ये बॉक्स से सॉल्व करेंगे। ये यही लिखा हुआ है जो आपको हमने अभी समझाया। ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा डेरिवेशन है आपका। एन पी आर, एन एक कम करते गए आप, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। राइट हैंड साइड में अगर इसे आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या देगा? n-1 n-2 n-r+1। जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्व दैट न्यूमरेटर क्या बन गया? आप ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल बन गया, और डिनोमिनेटर आप देखो n-r फैक्टोरियल बन गया। इसी को हम लोग आगे चल के एक फॉर्मूले का नाम देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ये किसका फॉर्मूला डिराइव होके आ गया? एन पी आर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है। द नंबर ऑफ परमुटेशन, इस फॉर्मूले की मीनिंग क्या आती है? आप देखो इधर ध्यान से, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एंड डिसिमिलर थिंग, मतलब एंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, जिसमें से कितने एट अ टाइम ले रहे हैं आप? आर एट अ टाइम ले रहे हैं। अगर एन ले रहे हैं तो n-n फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर से वही एग्जांपल, 1 2 3 4 दो ब्लैंक स्पेसेस थे, कितने एट अ टाइम ले रहे हैं आप? 2 एट अ टाइम ले रहे हैं। कितने अवेलेबल हैं आपके पास? 4। तो यहाँ पे आप सॉल्व करना चाहें तो 4p2 लिखेंगे। 4p2 मीन्स क्या? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया बताइए? अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आंसर? 12। ठीक है। आपको अरेंज भी करके दिखाया था 12 पेजेस से। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। जैसे 6p3 लिखा है, तो फॉर्मूला क्या देखा था? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो बताइए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और हमारा फाइनल आंसर क्या देख गया? 6 5 × 4 मीन्स 120। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, 9p2 की बात करिए। 9p2 में क्या आएगा? n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 2 फैक्टोरियल, एंड ये क्या बन गया आपके पास? 7 फैक्टोरियल। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक थ्योरम है आपके पास। हालांकि इस थ्योरम का रिजल्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। NPR को लिखा जा सकता है n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको, मीनिंग क्या होती है इसके। ठीक है। जैसे आपको ये लिखा है 5p3, आपको जरूरत है ऐसे लिखने की। यहाँ से एक कम करिए। ठीक है। और 3 इंटू, दोनों से एक एक कम कर दीजिए। ये क्या लिखेंगे आप? 4p2, ऐसा लिखा जा सकता है। इसका डिस्कशन हम आगे चल के अभी करेंगे जब प्रॉपर्टी जाएंगे। इसका थ्योरम भी दिया है, बट इसका थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। ठीक है। थ्योरम मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, आगे चलता हूँ। इसका सेकेंड प्रूफ जैसे हम लोग करते हैं, NPR denote the number of permutation at this are taking at a time. Two part में the permutation can particular thing and the permutation that do not contain a particular thing. तो बट हम ये वाले क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे ना, ये मैक्सिमम देखिए ये NPR या किसी एक ऑब्जेक्ट को हटा के फिर अरेंज किया जाता है। मैक्सिमम ये वाले क्वेश्चन जो हम लोग बॉक्स मेथड से डिस्कस कर लेंगे, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है सभी को? विदाउट इसमें
नेक्स्ट देखते हैं परमुटेशन ऑफ सिमिलर थिंग। तो देखिए परमुटेशन ऑफ सिमिलर थिंग की मीनिंग क्या होती है। परमुटेशन परमुटेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स की बात करें, means the number of permutation of anything taken all at a time when p them alike and rest all different। मीनिंग क्या हुई इसकी, जैसे सपोज करिए हमने लिया रमा, तो यहाँ पे देखिए ए कितनी बार रिपीट किया, 2 बार, और सारे क्या है डिस्टिंक्ट। ऐसे ही जैसे एन, और इसका जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं आपके पास 4, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। और रिपीटेशन कितने का है, देखिए ए आपका 2 टाइम्स रिपीट किया, तो इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्रूफ की बात करें, लेट के बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन, कंसीडर वन ऑफ द परमुटेशन, दिस परमुटेशन कंटेन पी लाइक थिंग्स। मीन जैसे हमने एग्जांपल दिया, ए को कितनी बार लिया गया है 2 टाइम्स, and n minus p like things. If we replace the p like thing, p unlike thing, ठीक है, which are different from the rest of n by p n minus p likes। तो सीधे सीधे मतलब वही जो भी हमने आपको समझाया है, ठीक है। Thus a single permutation give rise to p factorial permutation। ये k permutation rise k p factorial permutation। ये आप एक बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, सिंपल जो हमने आपको वही समझाया, एन फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीटेशन है वही आपका के की वैल्यू जितने, जैसे हमने आपसे कोई भी टर्म ले लीजिए, आप अंशुल ले लीजिए, ठीक। अंशुल में आप देखिए रिपीट कुछ हुआ है नहीं, ये वर्ड नहीं, आपको दूसरा लीजिए जिसमें टर्म का रिपीटेशन आया हो। क्या ले लिया जाए, इलाहाबाद ले लीजिए, चलिए। इलाहाबाद में देखिए ए कितनी बार रिपीट हुआ, ए आपको दिख रहा है, ए का रिपीटेशन है 1 2 3 4 4 टाइम्स, एंड एल का रिपीटेशन है आपका 2 टाइम्स। टोटल लेटर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सिंपल सा मतलब इसका। आइए एक नोट पॉइंट देखेंगे भाई, जैसे अभी आपने 1 2 टर्म के लिए देखा, ऐसे ही 3 के लिए 4 के लिए, ऐसे n टर्म के लिए दिया देखा जा सकता है। P1 thing alike of one kind, P2 thing, P3 alike of third kind, and so on. Pk thing alike kth times, तो ही आपका n फैक्टोरियल अपॉन P1 प्लस P2 जितने भी नंबर ऑफ टर्म है अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन Pk फैक्टोरियल। नेक्स्ट आइए एक्सरसाइज देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आप ध्यान से देखिए, कंटेन 12 लेटर हैं, इन विच देयर आर 2 आईज, 3 ई एंड 2 टी alike। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर 12 है, मीन्स 12 फैक्टोरियल, एंड ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट आ गया 12 फैक्टोरियल, और ई कितने टाइम्स, तो आपका 3 टाइम्स, टी कितने टाइम्स, तो 2 टाइम्स, तो आपका बन गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड 2 टाइम्स में क्या था आपका आई। इफ पी थिंग्स अलाइक, वही कॉन्सेप्ट लगा आपका, इफ पी थिंग्स आर अलाइक आउट ऑफ एन थिंग्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग परमुटेशन। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पे 11, इन विच देयर आर 2 टी है एंड द रेस्ट आर डिफरेंट। तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लेटर 11 थे, तो नंबर ऑफ रिक्वायर अरेंजमेंट इज क्या बनेगा आपका 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल आइए और देखते हैं, एक लेटर है आपके पास मैथमेटिक्स, देयर आर नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे देखिए कितने हैं आपके पास 11, इन विच देयर आर 2a 2m alike 2t alike। तो क्या बनेगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर हो गया। आइए आगे स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 7.1, 7.2 एंड 7.3। इसके बाद देखेंगे हम लोग पीएनसी का कॉन्सेप्ट। पीएनसी मतलब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे How many 3-digit numbers can be formed using the digits? This assuming that repetition of digit is allowed. Repetition allowed है। तो बॉक्स मेथड ये कहता है कि बॉक्स बना लो और अपने आप से सवाल करो। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है अपने को, तो अपने बॉक्स बनाया, ये 3 बॉक्स बना लिए। अब इसने बोला रिपीटेशन अलाउड है, तो बताओ भाई क्या होगा? 5 ठीक है, सही है। फिर हमने अपने आप से सवाल पूछा कि इस बॉक्स को, इस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शन है। ये एक स्टेप है काम का। पहला स्टेप क्या है? इसको भरने के तरीके इंटू इसको भरने के तरीके इंटू इसको भरने के तरीके। तो इसको भरने के लिए 5 ऑप्शन, इसको भरने के भी 5 ऑप्शन, इसको भरने के भी 5 ऑप्शन। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और हो जाएगा 5 का क्यूब या 125। ठीक है ना, ये अपना आंसर। इतने तरीकों से अपन ये काम कंप्लीट कर सकते हैं, इतने नंबर अपन बना सकते हैं। ठीक है भाई, डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो क्या होंगे? डिफरेंट नंबर हो जाएंगे। जैसे 421, 432, 451। ठीक है, ये सब अलग अलग अरेंजमेंट है और अलग अलग अरेंजमेंट अपने को अलग अलग 3 डिजिट नंबर देंगे। हाँ भाई, सेकंड हाँ बोलो। 5 4 3 सही है, 5। और क्योंकि अपन ने एक डिजिट जो इस्तेमाल कर लिया है, जो यहां पर आ चुका है, तो अपने पास अब अगला बॉक्स भरने के लिए एक ऑप्शन कम हो गया, तो अपने पास 4 ऑप्शन रह जाएंगे। 4 और यहां पर 3 है ना, 5 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो पहले अपन क्या करें? 3 बॉक्स बना लें। ये अपने 3 बॉक्स बना लिए। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स इफ द डिजिट्स इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर के लिए क्या करना होगा? रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, क्या करना होगा? 2 4 6। हाँ बिल्कुल सही है ना, ये यूनिट्स प्लेस होगा, ये टेंस प्लेस होगा, ये 100 प्लेस होगा। तो इस जगह पर क्या आना चाहिए? इस जगह पर इवन नंबर आना चाहिए। तो दुनिया में कितने इवन नंबर होते हैं? 5 है ना। और इवन डिजिट जो है वो कितना आ जाएगा? 2 4 6। तो इस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 3। और ऑप्शन वो क्या है? या तो मैं 2 रख दूं, या मैं 4 रख दूं, या मैं 6 रख दूं। फिर उसके बाद रिपीटेशन अलाउड है क्या? हाँ, तो यहां पर रखने के लिए कितने ऑप्शन? 6। ठीक है, टोटल 6 ऑप्शन है। कोई डिजिट खर्च भी हो गया तो भी अपन यही मानेंगे कि अब वापस अपन 1 से लेकर के 6 इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, इसमें 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 6 36, 36 इंटू 3 हो जाएगा 108। इतने नंबर अपन बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, how many 4 letter code can be formed using the letters with the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? 4 लेटर का कोड बनाना है। तो 4 लेटर का कोड अगर है तो अपने को 4 बॉक्सेस बनाने, 1 2 3 4। ये अपने 4 बॉक्स बना लिए। हाँ, अब फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? A B C D E F G H I J। ठीक है ना, ये है। अब नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो इस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 10। इस जगह को भरने के लिए 9। एक एक कम होता जा रहा है ना। अगर रिपीट नहीं होते तो क्या होता है? एक कम हो जाता है। और अगर रिपीट होते हैं तो उतनी क्वांटिटी रहती है। अगर यहां पर सवाल ऐसा होता कि रिपीट कर सकते हैं तो आंसर क्या होता? क्या होता आंसर? 10 की पावर 4 हो जाता है ना। 10 10 10 10। और अब आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7।
ठीक है ना, ये अपना आंसर कर लो कैलकुलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 से लेकर के 9। टेलीफोन नंबर्स में जनरली 0 से लेकर के 9 ये सारे डिजिट हो सकते हैं ना। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट दोबारा नहीं आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए, तो ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर 6 और 7 रखने अपने को, और कितने डिजिट का है, 5 का, तो भाई 2 तो फिक्स ही हो गए, इस जगह पर 6 ही रखना पड़ेगा, इस जगह पर 7 ही रखना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास इस जगह को भरने का, और एक ही ऑप्शन है मेरे पास इस जगह को भरने का, जिसे अपन कहेंगे 1 into 1, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन है। अच्छा, इनके बारे में क्या कहेंगे, जो आखिरी के 3 बचे, 8 रिपीटेशन नो डिजिट अपीयर्स, तो यहां पर भाई 6 और 7 तो यूज कर चुका हूं, तो 6 7 यूज कर चुका हूं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 0 से 9 हुए 10, दीज आर 10 नंबर ऑफ डिजिट्स, ये 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट में 2 इस्तेमाल हो गए, तो बाकी कितने बचे, 8। तो 8 में से कोई एक मैं यहां पर रख दूंगा, यानी कि यहां को भरने के लिए 8 ऑप्शन, यहां को भरने के लिए 7 ऑप्शन, यहां को भरने के लिए 6 ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है ना, ये अपना आंसर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करो। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? कितने अलग अलग आउटकम हो सकते हैं? 6 सोचो, दोबारा सोचो, है ना। भाई एक ऐसे सिक्के को एक बार उछाला, कितने अलग अलग आउटकम हो सकते हैं? सिक्के को 2 बार उछाला, कितने आउटकम हो सकते हैं? 4 3 बार उछाला, 6 अरे भाई पहली बार उछाला तो 2 आउटकम है, उनके नाम क्या है, हेड और टेल, है ना, HT। और अगर 2 बार उछाला तो क्या हो जाएगा, HH, TT, TH, HT, सही है, 4 आ गए। और 3 बार के लिए 8 आ जाएगा ना, HHH, HHT, ठीक है ना, ये 2 HH से स्टार्ट होने वाले, फिर HTH, फिर HTT, ठीक है, ये 2, ये सारे कहां से स्टार्ट होने वाले हैं, ये दोनों HH से, ये H से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद T, ठीक है, और अब T से स्टार्ट होने वाले, THH, THT, डबल T और TTH, ठीक है ना, ये आएगा। तो कितने आंसर आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको देखने का तरीका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, तो ये सोचो कि भाई सिक्का उछाल रहे हैं अपन, ठीक है, तो जो अपन ने सिक्का उछाला तो फर्स्ट टॉस, ठीक है ना, फर्स्ट टॉस पर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टॉस पर क्या आ सकता है, हेड या टेल। तो इफेक्टिवली पहली बार में हमारे पास कितने ऑप्शन है आउटकम के, 2 पॉसिबल आउटकम है पहले बार टॉस करके। सेकेंड बार टॉस करके कितने अलग अलग आउटकम है, 2 बार, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। कैसे बोल लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले आउटकम हेड टेल, अगला टॉस का आउटकम हेड टेल, अगला टॉस का आउटकम हेड टेल, तो कितना हो गया, 2 की पावर 3 आ गया, है ना। तो अपना आंसर है 2 की पावर 3, है ना। 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो यहां से अपने को एक चीज भी मिली, अगर सिक्के को 10 बार उछालेंगे तो कितने अलग अलग आउटकम आएंगे, 2 की पावर 10 वो होता कितना है, 2 की पावर 10 का वैल्यू कितना है, 1024 सही है ना, 1024 आएगा 2 की पावर 10। सिक्के को 9 बार उछालेंगे तो कितने अलग अलग आउटकम्स मिल सकते हैं अपने को, 2 की पावर 9, ठीक है। वो आउटकम्स मैंने लिख ही दिए थे यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल जैसे हेड और टेल है ना, वैसे ही अपना आउटकम है। अगर मान लो एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर है ट्रू और फॉल्स,
ठीक है। तो एक बच्चे से पूछा गया, लिख लो क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस having no preparation work। अगर एक बच्चा है जिसने कोई तैयारी नहीं कर रखी, ठीक है, और उसे 10 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएं और वो सारे ट्रू और फॉल्स हैं, तो कितने तरीकों से वो उन सवालों के आंसर दे सकता है? कितने तरीकों से? 2 की पावर 10 आ जाएगा। मान लो किसी बच्चे से अगर मान लो 2 सवाल पूछे और वो 2 सवाल ट्रू और फॉल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या आंसर दे सकता है? अगर कुछ नहीं पता है वो कुछ भी दे सकता है, सब कुछ वो यही सोचेगा कि इसका ट्रू, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, इसका फॉल्स। तो या तो वो आंसर ये देगा ट्रू ट्रू, या ट्रू फॉल्स, या फिर फॉल्स ट्रू, या फॉल्स फॉल्स। ये 4 तरीकों से वो उन 2 सवालों के आंसर दे सकता है, ठीक है। ये मैं तुम्हारे दिमाग में थॉट प्रोसेस डाल रहा हूं बेसिकली, कि जब वो सवाल अटेम्प्ट कर रहा होगा ना, तो पहले सवाल का आंसर वो ये सोचेगा कि या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 वेज हैं टू आंसर द क्वेश्चन। और फिर सेकंड क्वेश्चन पर आया तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर देने के 2 ऑप्शंस हैं, 2 वेज हैं जिससे वो आंसर दे सकता है। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन को आंसर देने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम्स, तो 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। Given 5 flags of different color, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? 5 into 4 है ना, सिंपल है, तो बहुत ज्यादा ही आसान है। तो ऊपर जो फ्लैग रखा हुआ है उसको कितने रंगों से अपन भर सकते हैं? 5, ठीक है, क्योंकि एक खर्च हो गया तो दूसरा वाला कितने? 4। इसमें बोला ना डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड ईच सिग्नल यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर, और 5 फ्लैग हैं अपने पास। तो पहली जगह 5 में से कोई एक झंडा रख दिया, और क्योंकि एक झंडा रखा जा चुका है तो बाकी जो 4 झंडे बचे उनमें से कोई एक झंडा मैं यहां पर रख दूंगा। तो कितने तरीके हो गए? 5 इंटू 4 है ना, 20 आंसर आ गया। बॉक्स बना देना है ना, जब भी आप पेपर में जाएं और आंसर लिखें तो बॉक्स बना दो और वहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख दो। वैसे तो एक छोटा क्वेश्चन था, शायद 1 नंबर का ही आए, तो लेकिन बॉक्स बनाना है अपने को, और बॉक्स में ऐसे जैसे मैंने भी एरो बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही दिखाना है। वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स, वेज टू फिल सेकेंड बॉक्स, नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 5 इंटू 4, ऐसे लिख देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अपन अगली टर्न पे यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, डेफिनेशन है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। 8 फैक्टोरियल कितना होगा भाई? अभी 7 फैक्टोरियल तो डिराइव किया था अपन ने, है ना, तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 लिखा हुआ है। 7 फैक्टोरियल निकाला था अपन ने, 5040, इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 4 जा 32, यहाँ जाएगा 3, 8 5 जा 40, 40,320 है ना, 40,320, 40320 ये आंसर है। हाँ भाई ये क्या है? ये तो बच्चा टाइप है। कितना है? 24 माइनस 6 कितना आ गया? बेशरम बेहया है। 24 माइनस 8 कितना होता है? 12। 24 माइनस 6 कितना होता है? 12 है। हाँ भाई आगे बताओ भाई, ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या है, क्या गड़बड़ है इसमें? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल फॉल्स है ना, क्लियरली दिखा। भाई फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर होता है, 7 फैक्टोरियल काफी बड़ा नंबर है। 8 फैक्टोरियल से 8 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ये जो फैक्टोरियल होता है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 5040। तो ये तो बराबर नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। नो, फॉल्स। कंप्यूट करो भी, कितना आएगा?
जल्दी जल्दी, 2 सही है 28 आ जाएगा भाई। 8 का फैक्टोरियल है ना, उसको अपन ने लिखा, क्या लिखा, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 है ना, 6 5 4 3 2 1 को क्या लिखा, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, और ये कट गया, और 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, तो 7 8 जा 56, 56 बाई 2 हो जाएगा 28। ठीक है, अगला करो भाई। 64 आ रहा है। चलो ठीक है, तो अपन ने क्या किया, दोनों साइड 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7, और 6 फैक्टोरियल कट गया है ना, क्या लिखे उसको, और ये 8 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आ गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, 8 कॉमन लिखे 7 प्लस 1, 64 आ रहा है ना, तो 64 अपना आंसर। हाँ भी करो इसको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल n6 r2। ठीक है, अगला वाला करो। क्या इतना ज्यादा कैलकुलेशन है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहला वाला देखा अपन ने, n की जगह 6 रखा, तो ऊपर लिखा 6 फैक्टोरियल, और नीचे 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, 6 माइनस 2 4, 4 का फैक्टोरियल। तो भी 6 के फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1, तो ये 6 इंटू 5 आएगा, और 4 फैक्टोरियल ऊपर ऊपर कट गया है ना, 30। ये तो निकाल लिया तुमने है ना, 30। हाँ, n 9, तो ये लिखा है 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 है ना, तो 4 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 4 का फैक्टोरियल लिखा है ना, तो अपन ने 9 को ऐसे लिखा, भाई 7 का फैक्टोरियल तो अपने को याद है ना, मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 9, और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल भी अपने को याद है, कितना होता है 4 फैक्टोरियल 24। तो 9 8 जा 72, 72 अपॉन 24 आ जाएगा 3। तो ये लिखा है 5040 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये जाएगा 0, 3 4 जा 12, ये बना जाएगा 3 5 जा। लास्ट टर्म पे ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो आज अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, 12th एग्जांपल एनसीईआरटी का, फाइंड वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3, और n का वैल्यू दे रखा है 4 से बड़ा है, और n नेचुरल नंबर तो हो गई, तभी तो np5 डिफाइंड होगा, है ना। तो करो भी, np5 क्या होगा बताओ, बाय डेफिनेशन np5 क्या होगा, सही है, ठीक है ना, ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल। हाँ आगे, ये क्या होगा, np3 क्या होगा, शाबाश। हाँ भाई, अब जो है क्या करें अपन, हुर्र हुर्र, ठीक है ना, उड़ा दिया इनको। अब क्या करना चाहिए, तो कौन बड़ा है, n माइनस 3 बड़ा है या n माइनस 5 बड़ा है, n माइनस 3 बड़ा है ना, n माइनस 3 को इधर उचका लिया, n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। ठीक है, फिर n माइनस 3 क्योंकि बड़ा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, n माइनस 3, फिर इससे एक कम n माइनस 4, फिर इससे एक कम, और ऐसे ही घटते जाएंगे, तो इसका मतलब आगे जाकर के जो क्वांटिटी बन रही है वो n माइनस 5 का फैक्टोरियल बन रही है। ये आ रहा है 42। 42 कौन से दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ना, ये वो कौन है,
वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन है? अरे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा है क्या? कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा है? 7, सही है ना? क्या हो गया? विस्फोट हुआ क्या है? ये और ये जो है ये कट गए, ठीक है। तो छोटा नंबर जो है वो होगा 6 और बड़ा नंबर जो है 7। तो इनमें छोटा नंबर क्या है? ये कितना हो गया? 6। तो कितना आ गया? n 10, ठीक है ना? 10 दिख गया, 10 है ना? एंड 10 आंसर है। तो n इज इक्वल टू आ गया 10, ठीक है। हाँ भाई अगला वाला, ये वाला NP4 क्या लिखेंगे? NP4 को फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल n-4 डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखेंगे? n-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 n-1 -4 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। हाँ अब इसको ऊपर उचका दिया है ना, कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, n-5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 आएगा, n-1 का फैक्टोरियल। हाँ अभी बहुत आराम से दिख रहा है कि n फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल, ये क्या दे देगा अपने को? n, है ना? क्योंकि इसको क्या लिख लेंगे अपन? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, आराम से दिख गया। और इसमें ये क्या दे देगा अपने को? n-4 को क्या लिखेंगे? n-4 इंटू n-5 इंटू n-6, और n-4 n-5 n-6 n-7 कितना हो जाएगा? n-5 का फैक्टोरियल। तो n-5 का फैक्टोरियल कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा n-4। ये वैल्यू अपने को दे रखा है 5/3, तो उचका उचकी कर दी है ना, ये 3n आ जाएगा, और इधर जाएगा 5n -20। तो यहां से आ रहा है n का वैल्यू 10, ठीक है, n इज इक्वल टू 10 है ना, ये अपना आंसर। अच्छा अगला एग्जांपल एनसीईआरटी में 13th क्वेश्चन, फाइंड r 5 मल्टीप्लाइड बाय 4pr इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5pr -1। हाँ भाई 4pr लिखो। 4 फैक्टोरियल हाँ 4 माइनस r 4 माइनस r माइनस r का फैक्टोरियल। हाँ और ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r माइनस 1। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा अब भाई ये 5 फैक्टोरियल लिखा है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल काट दिया अपन ने, ठीक है, और उसका उचकी कर दी। ये क्या लिखा है? 6 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, ये लिखा है। और भाई कौन बड़ा है? 6 माइनस r बड़ा है, 4 माइनस r बड़ा? 6 माइनस r बड़ा। तो 6 माइनस r का फैक्टोरियल को लिखा 6 माइनस r, इससे एक कम 5 माइनस r, इससे एक कम 4 माइनस r है ना, उसका फैक्टोरियल आगे जाके बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। हाँ भाई 6 कौन से दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है? 3 और 2 है ना, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3। हाँ भाई बताओ n कितना आएगा, r कितना आएगा? भाई इनमें कौन बड़ा कौन छोटा? ये बड़ा है ना, ये नंबर जो है बड़ा है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो 6 माइनस r अगर 3 है तो r कितना हो गया? 3 आ गया, r इज इक्वल टू 3, ये अपना आंसर। नंबर दे रखे हैं अपने को 9, और 9 में से अपन को अरेंज करना है टेकन 3 एट टाइम। तो अरेंजमेंट ऑफ 9 थिंग्स टेकन 3 एट टाइम कितना होगा? 9p3। तो आंसर हो जाएगा 9p3, और 9p3 निकालो भी कितना आएगा? 9/9 माइनस 3 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो आंसर आ रहा है 7 8 9, ठीक है ना, ये अपना आंसर। हाँ अगला, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड? तो
तो अपन ने बॉक्स मेथड लगाया, 4 डिजिट नंबर्स, नो डिजिट रिपीटेड है ना, तो कोई भी डिजिट रिपीट नो, टोटल जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 डैश 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 9, ठीक है। ये 10 डिजिट होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। अब कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना। इसमें फंडा ये कि 0 आएगा और इधर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, पहली जगह पर। तो सबसे पहले अपन ने जो रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि अपन को ये 10 चीजें अरेंज करनी है, ठीक है, और इस तरह से अरेंज करनी है कि कोई भी जो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में आती है कि इस बॉक्स को भरने के लिए कितने तरीके हैं। तो बताओ पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? बिल्कुल सही है, 9, क्योंकि अपन 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो पहली पोजीशन पर जो है 0 नहीं आ सकता, नहीं तो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, ठीक है भाई। अब बताओ इस जगह पर रखने के लिए कितने ऑप्शन है? 9 है ना। बस यही बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 9 क्यों है, यहाँ पर 9 इसलिए है क्योंकि जैसे पहली जगह पर आपने 0 नहीं रखा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि मान लो आपने 2 रखा, तो अगर आपने पहली जगह 0 नहीं रखा, पहली जगह इन 9 में से कोई एक रख दिया है, तो अब इस जगह पर रखने के लिए जो बाकी बचे हुए ऑप्शंस हैं, एक तो मैं रख चुका हूं हाईएस्ट फेस वैल्यू पर, तो बाकी डिजिट कितने बचे 2 के अलावा, लेट्स से 2 के अलावा कितने बचे? 0 1 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? ये 9। तो इस वजह से इस जगह को फिलअप करने के लिए नंबर ऑफ वेज आर 9, तो यहाँ पर 9 आएगा। एंड नाउ सिंस वी हैव फिनिश्ड अप विद 2 डिजिट्स, अब हमने 2 डिजिट समाप्त कर लिए। अब 0 1 3 4 में से मान लो कोई भी एक डिजिट जो है और फिनिश हो गया, तब तक 2 फिनिश हो गए, टोटल 10 थे, बचे कितने? 8। तो यहाँ पर रखने के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पर फिर रखने के लिए ऑप्शन है 7। तो अपना आंसर हो जाएगा 9987, ठीक है। 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कैलकुलेट तो कर ही लोगे, है ना। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स दिस इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, है ना। डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट बनाने, 3 डिजिट इवन नंबर बनाने। तो अपने बॉक्स बनाए 3, ठीक है, 3 बॉक्स बना ली। और रेस्ट्रिक्शन क्या है इसके अंदर? कोई भी 0 नहीं है, तो अपने को स्टार्टिंग का तो कोई टंटा है ही नहीं, ठीक है। और अपने को क्या बनाना है? इवन नंबर। तो इवन नंबर बनाने के लिए बताओ, और डिजिट रिपीट भी नहीं होगा। यहाँ पर कितने ऑप्शन से रख सकते हैं अपन? 3 ऑप्शन है ना, क्योंकि इसके अंदर इवन कितने हैं? 2 4 6। आखिरी नंबर जो है वो यूनिट्स प्लेस पर जो नंबर है वो इवन होना चाहिए, ताकि नंबर जो है वो इवन रहे। आखिरी में 2 4 6 आएगा, इससे ये नंबर इवन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस टू फिल अप यूनिट्स प्लेस इज 3, ठीक है ना। 2 4 6 ही रख सकते हैं, दीज आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल। अच्छा, अब मैंने एक डिजिट, कोई एक डिजिट मान लो मैंने फिनिश अप कर लिया, रख दिया, तो बाकी कितने ऑप्शन बचे मेरे पास यहाँ रखने के लिए? 5, ठीक है। तो इस जगह पर 5। अब इस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शन रह गए? 4, है ना। 2 खत्म हो गए, टोटल है 6, तो 4। तो आंसर कितना होगा? 4 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, ये अपना आंसर। Find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digits this if no digit is repeated. How many of these are even? तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 बॉक्स बना ली। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। बताओ भाई क्या करेंगे? यूनिट्स प्लेस पर आ जाएगा 2, तो 2 या 4 भी तो आ सकता है। तो 2 नंबर ऑफ वेज टू फिल इज 2, है ना। और इस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 4 है ना, क्योंकि भाई एक डिजिट जो है खत्म हो गया, बाकी कितने बचे? 4। इस जगह के लिए आ जाएगा, इस जगह के लिए 2। तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। तो आंसर कितना हो गया? 8 24 48, है ना। 48 आंसर आ रहा है। सेकेंड पार्ट है, इनमें से, इन 48 में से कितने जो है इवन है? अच्छा, इवन ही तो कैलकुलेट कर दिया अपन ने पहले, ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट बताओ भी, पहला पार्ट क्या होगा? इधर रखने के लिए कितने ऑप्शन है? ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर बनाना है अपने को, सिंपल। यहाँ पर कितने ऑप्शन है? 5 5 4 3 2 आ जाएगा 5। फिर यहाँ पर क्या है? 4, यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। इस तरह से भर लो, किसी भी तरीके से भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, खत्म। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सेकेंड पार्ट का आंसर है 2 3 4 2।
From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman? Assuming one person cannot hold more than one position. एक बंदा एक पोजीशन से ज्यादा जो है नहीं ले सकता. भाई एक बंदा एक पोजीशन से ज्यादा अगर ले सकता है तो भी मुझे बताना इस सवाल का आंसर क्या होगा. करो पहले भी इस सवाल को करो. ओरल है, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना. बताओ भी क्या होगा आंसर. 8p2 सही है. 8p2 सही है ना. भाई पहले अपन ने सोचा कि जो चेयरमैन है एक पोजीशन है, एक कुर्सी यहां पर रखी हुई है चेयरमैन की और एक कुर्सी रखी हुई यहां पर वाइस चेयरमैन की. ठीक है. इस कुर्सी को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 8 है ना. इस कुर्सी को भरने के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन. अब 8 में से इसने बोला है कि एक बंदा जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि चेयरमैन भी बन जाए वाइस चेयरमैन बन जाए, ऐसा नहीं है. ठीक है. तो इधर इधर रखने के लिए कितने ऑप्शन है? 7. ठीक है ना. तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7. ठीक है ना. ये अपना आंसर. अच्छा, और अगर ये बोल रहा है कि मतलब मैंने खुद ने बनाया इस सवाल कि मान लो कि एक बंदा जो है वो एक से ज्यादा पोजीशन ले सकता है, तो फिर आंसर क्या होगा इसका? 8 इंटू 8. शाबाश. ठीक है ना. ये आ जाएगा 8. ये जो है चेयरमैन की जगह है, ये वाइस चेयरमैन की जगह है. तो इस जगह पर भी भाई वो वही बंदा है ना. हमारे पास ऑप्शन है, इस जगह को भरने के लिए 8 ऑप्शन थे. वाइस चेयरमैन की पोजीशन लेने के लिए वही बंदा जो है रेडी है कि भाई मैं तो वाइस चेयरमैन बन जाऊंगा. ठीक है ना. तो वाइस चेयरमैन भी उसी बंदे को बनाया जा सकता है जिसको चेयरमैन बनाया. तो इसीलिए अगेन इस पोजीशन को फिलअप करने के लिए वी हैव गॉट 8 ऑप्शंस. ठीक है ना. रिपीटेशन अलाउड है, ऐसे मान लो रिपीटेशन अलाउड है. तो कितना आ गया? 8 इंटू 8. सेकेंड पार्ट जो मैंने बनाया आपके लिए 8 इंटू 8. Find n if n minus 1 p3 का रेशियो विद n p4 इज 1:9. तो भी लिख लेते हैं डेफिनेशन. npr क्या होता है? npr का डेफिनेशन क्या होता है? n factorial upon n minus r. सही है. तो n minus 1 p3 लिखवाओ. n minus 1 का factorial n minus 4. ठीक है ना. ये आ जाएगा. n p4 लिखवाओ. n factorial 15 है. 15120. ठीक है. 9p3 विथ 3 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 1 से लेकर के 9. कोई डिजिट रिपीट ना हो. तो बस वही है 1 से 9 कितने अलग अलग